हेलो एवरीवन। तो हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए सोनोमीटर। सोनोमीटर एक प्रकार का सेटअप है जिसमें हम क्या करते हैं कि वेव का नेचर जानते हैं, यानी कि यदि कोई हमारे पास वेव है तो उस वेव का हम फ्रिक्वेंसी वगैरह कैसे निकाल पाएंगे, उसके वेव के बारे में कैसे जान पाएंगे, उस जो वेव है उसका नेचर हम कैसे जान पाएंगे। तो उसको पता लगाने के लिए हम सोनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो यही सोनोमीटर क्या होता है आइए डिटेल में समझते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो सोनोमीटर हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपका फाउंडेशन बना देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आपको सबसे पहले देखना होगा वेव के बारे में। ठीक, वेव क्या होता है आपको पता है? वेव क्या होता है? सपोज करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है एकदम सीधी। ठीक, ये क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को आपने क्या किया है कि यहाँ से झटका दिया। ठीक है, जब इस स्ट्रिंग को यहाँ से आपने झटका दिया तो झटका देने के बाद क्या होगा, यहाँ पर वेव उत्पन्न हुआ। अब उसके आगे क्या होगा, ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर स्ट्रिंग को हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक है, जब आपने दिया तो ये वेव आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़ जाएगा आगे। अब आप देख रहे हैं कि वेव हमने यहाँ पर क्रिएट किया, अब ये वेव बढ़ते हुए आगे जा रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो अभी न्यूट्रल स्टेट में थी, शांत अवस्था में थी, और हमने यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। यानी कि आप इस पार्टिकल के बारे में सोचें, यहाँ पर जो पार्टिकल है वह पार्टिकल पहले किस पोजीशन में था? पहले मूव नहीं कर रहा था, वो स्टेशनरी पोजीशन में था। पहले कैसे था? स्टेशनरी, सॉरी से उस पार्टिकल के बारे में देखिए, ये जो पार्टिकल है इसको हम बता रहे हैं। ठीक, ये पहले स्टेशनरी पोजीशन में था। स्टेशनरी से हम इसको कैसे बना दिए? मूवमेंट करा दिए इसको हमने, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको डिस्टर्ब करा दिया। क्या करा दिया? डिस्टर्ब। ठीक, तो यही जो डिस्टर्बेंस होता है, जो पार्टिकल में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। इस पार्टिकल में हमने डिस्टर्बेंस कराया। ठीक है, इसको भी डिस्टर्ब कराया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी डिस्टर्ब किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, यानी कि यहाँ के सारे पार्टिकल को हमने डिस्टर्ब किया। तो ये अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल डिस्टर्ब हैं ये आगे वाले पार्टिकल को भी डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ के पार्टिकल को भी। जब यहाँ के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ वाले पार्टिकल शांत होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के पार्टिकल डिस्टर्ब होते जाएंगे तो ये वाले पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, यानी कि डिस्टर्ब की पोजीशन में आ जाएंगे, एक कंपन की पोजीशन में आ जाएंगे, मूव करने लगेंगे, और ये वाले पार्टिकल फिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस किया, जिस वजह से क्या हुआ, इसमें एक पल्स क्रिएट हुआ, इसे कहते हैं पल्स। ठीक है, स्ट्रिंग में एक ये पल्स क्रिएट हुआ जिस वजह से हमें वेव दिखाई दी। ठीक, एक एग्जांपल और आप और भी समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास होता है एक साउंड सोर्स। ये क्या है हमारे पास? साउंड सोर्स। ठीक है, ये हमारे पास साउंड सोर्स है। अब ये साउंड सोर्स जो होता है ये कहीं पर सिचुएटेड है और वहाँ पर हमारे मीडियम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, कई सारे मीडियम से पार्टिकल। अब क्या हुआ कि हमने हमारे पास जो साउंड वेव है, ये जो साउंड वेव है हमने इसको ऑन कर दिया। साउंड को, जो साउंड सोर्स है इसको हमने ऑन कर दिया। जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैं इनके पास ये पार्टिकल दूर जाना चाहेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, क्योंकि ये साउंड लगातार नहीं बजते हैं, कभी इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, कभी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तब ये जो पार्टिकल हैं, कुछ पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ऐसे। ठीक, कुछ पार्टिकल ऐसे करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो पोजीशन, जो आपको यहाँ वाली, जो आपको इस जगह वाली पोजीशन दिख रही है, यहाँ पर क्या है, नो पार्टिकल, या फिर कह सकते हैं कि लेस पार्टिकल, लेस पार्टिकल है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर क्या है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, और आपको ये भी दिखाई देगा कि यहाँ पर जो लेस पार्टिकल हैं तो इस जगह पर प्रेशर डाउन है, यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल हैं तो इस जगह प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो हम पार्टिकल पहले रैंडम थे, मतलब हर जगह पर समान तरीके से हम कह सकते हैं पार्टिकल थे, लेकिन अब इस पोजीशन में कहीं पर पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं और कहीं पर पार्टिकल बहुत कम क्वांटिटी में हैं। तो हमने एक प्रकार से क्या किया, हमने एक प्रकार से क्या किया, डिस्टर्ब किया है किसको, मीडियम को। हमारे पास जो मीडियम है, हमने मीडियम के पार्टिकल्स को हमने डिस्टर्ब किया है, मीडियम के पार्टिकल्स को। तो वेव की डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, समझिएगा कि इसकी डिफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टर्बेंस
डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल या फिर एनर्जी, है ना? क्योंकि क्या है कि हमने आपको दिखाया कि कहीं पर प्रेशर कम है, कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है। जब पार्टिकल यहाँ पर सेम थे तो हर जगह प्रेशर बराबर था। यहाँ पर प्रेशर कम ज़्यादा है, जब प्रेशर कम ज़्यादा है तो एनर्जी में भी हमने डिस्टर्बेंस लाया है इसके मीडियम में। तो डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। ठीक है, वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस इसका पार्टिकल का और एनर्जी का, पार्टिकल का या फिर एनर्जी का किसी मीडियम में क्या कहलाता है? वेव कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये जो वेव होता है हमारे पास, इनको हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। जैसे कि हम देखने वाले हैं वेव के टाइप देखने वाले हैं किसके बेसिस पर? पार्टिकल मोशन के बेसिस पर कि किसी वेव में पार्टिकल जो मोशन करते हैं वो किस प्रकार से मोशन करते हैं। तो मोशन करने वाले पार्टिकल हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा टाइप हो जाएगा नंबर 1 टाइप ट्रांसवर्स वेव। ठीक, एक ट्रांसवर्स वेव, एक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ यानी कि आपको दिख रहा होगा कि अनुप्रस्थ का मतलब है कि परपेंडिकुलर। ठीक, और ये होती है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि क्षैतिज। ठीक, यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल मैं दूं आपको कि कौन सी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, कि जैसे कि हमारा हो गया वेव इन स्ट्रिंग। वेव इन स्ट्रिंग यानी कि कोई रस्सी है उसमें आप वेव को उत्पन्न कर दो। और जैसे कि हमारे पास हो गया लाइट वेव। ठीक, लाइट वेव भी एक प्रकार से ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव भी है। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे कि हमारे हो गया कौन से? साउंड वेव। साउंड वेव। ठीक है, तो वेव इन स्ट्रिंग जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या होता है वेव इन स्ट्रिंग में। जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग होती है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसमें हमने वेव को क्रिएट किया। वेव को क्रिएट करने के बाद स्ट्रिंग मान लीजिए ऐसी होगी हमारी। ठीक, तो जो स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं इनको आप ऑब्जर्व करिएगा, ये जा कहाँ रहे हैं और वेव किस तरफ जा रही है। वेव आपको दिख रहा है कि इस तरफ से अगर हमने क्रिएट किया है तो वेव का मोशन इस तरफ होगा, या फिर इस तरफ हमने फिक्स कर रखा है तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, आपने देखा कि वेव को हमने सपोज करो कि आपके सामने कोई है स्ट्रिंग, ये ठीक, यहाँ पर आपने स्ट्रिंग को कर रखा है फिक्स। ठीक, तो यहाँ पर आपने हाथों से पकड़ा और उसको ऐसे कर दिया, उछाला। ठीक, जब उछाला तो कुछ देर बाद आपको ये स्ट्रिंग दिखाई दी कि इसका जो मोशन है वो अब यहाँ पर ऐसे आ चुका है। ठीक, आपको दिखाई देगा कि वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमने वेलोसिटी पहले क्रिएट की, यहाँ पर पार्टिकल को मोशन कराया तो पार्टिकल इस तरह मूव, मतलब यहाँ पर हमने वेव क्रिएट किया, पल्स क्रिएट किया तो पल्स लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। ठीक, अब जो हमने पार्टिकल को मूव कराया, यहाँ पर आप पार्टिकल को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऊपर नीचे ही मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल का मूवमेंट इस प्रकार ही हो रहा है। पार्टिकल एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। जो एक पोजीशन पर पार्टिकल है उसका पार्टिकल का पोजीशन इसके परपेंडिकुलर ही है। ठीक, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है हमारे पास, जो सॉरी, यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है हमारे पास, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर होता है वेव मोशन के, किसके? वेव मोशन के। जैसे वेव हमारा इस तरफ जा रहा है तो पार्टिकल इसमें ऊपर नीचे ही मूव करेंगे। ठीक, पार्टिकल वेव के डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल और वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं इसमें ट्रांसवर्स वेव में। ठीक, और ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है हमारे पास, ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक, ट्रांसवर्स
वेव जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है कि वेव इन प्रोपगेशन, मतलब ये 2 प्रकार से मूव करते हैं, ठीक। एक मूवमेंट होता है इनका कैसा, ये पे 2 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं स्टैंडिंग वेव, एक कौन होता है स्टैंडिंग वेव। वेव जो प्रोपगेशन में होते हैं, यानी कि जैसे कि स्ट्रिंग में आपने देखा कि यहाँ पर हमने पल्स क्रिएट किया तो पल्स आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये जो स्टैंडिंग वेव है, ये जो हमें स्टैंडिंग वेव देखने को मिला है, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, हमने जैसे कि स्टैंडिंग वेव में पहली बात हम दोनों तरफ इसको फिक्स कर रखे होते हैं। कोई स्ट्रिंग होती है हमारे पास, तो स्ट्रिंग को हम दोनों साइड पहले फिक्स करते हैं, ठीक। जब इनको दोनों साइड फिक्स किया तब इसमें हम क्या क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं इस स्ट्रिंग में। तब जैसे स्ट्रिंग में हमने वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से क्रिएट करा, तब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग जो है इस प्रकार बनने लगती है। स्ट्रिंग इस प्रकार आपको दिखाई देती है, जैसे कि आपको स्ट्रिंग केवल ऊपर नीचे जा रही है, यानी कि नेट प्रोपगेशन वेव का 0, नेट मूवमेंट 0 स्टैंडिंग में, ठीक। तो इस प्रकार की जो वेव होती हैं वो स्टैंडिंग वेव होती हैं। अब जो हमें पढ़ना है सोनोमीटर में, तो सोनोमीटर में इसी प्रकार की वेव हमें दिखाई देंगी स्टैंडिंग वेव जैसे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव को हम समझ लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार हमारे पास स्टैंडिंग वेव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इस वेव पर फोकस करें, ऊपर वाली वेव पर। वेव ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये हाफ चक्र यहाँ तक हुआ, फिर आगे और चला और यहाँ तक इसका पूरा एक राउंड पूरा हुआ, ठीक। तो जब एक राउंड वह पूरा होता है तब इस लेंथ को कितना कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, ठीक। एक राउंड जब पूरा हुआ इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, लैम्डा। इसके आधे लेंथ को हम क्या कहेंगे, लैम्डा, ठीक। आधे के आधे लेंथ को इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली बात है लैम्डा बाई 4, ठीक। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास है ये एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है ये एक वेव की तरह काम कर रहा है और पार्टिकल मोशन भी कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन करते रहते हैं, इन पार्टिकल की वेलोसिटी अगर निकालना होता हमें, इन पार्टिकल की यदि हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो वेलोसिटी इनकी जो हो जाती है तो वह होता है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हुआ, लैम्डा, ठीक है। बट टाइम कितना लगा, ये क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, जिसे कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक। और ये जो टाइम पीरियड होता है, सॉरी टी से लिखते हैं, और इस टाइम पीरियड का उल्टा किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। यानी कि इसी वेलोसिटी को लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ। ये जो वेलोसिटी है ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी किसकी है, पार्टिकल की, ठीक है। एक बात आप और ध्यान रखिए कि जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ऐसे हमने पल्स क्रिएट किया इस स्ट्रिंग में, और जब पल्स इस स्ट्रिंग में क्रिएट करा तब इस स्ट्रिंग में कोई ना कोई टेंशन लग रहा होगा, खींच रहा होगा कोई ना कोई। यहाँ पर मान लेते हैं कोई टेंशन टी है, ठीक। और ये जो स्ट्रिंग है ये किसी मटेरियल का बना है जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक। ये मास कौन सा होगा, ये मास हम इस स्ट्रिंग का कंसीडर करेंगे वह मास जहाँ पर टेंशन एक्ट कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर पल्स है और टेंशन इस तरफ लग रहा है ना, तो मास हमारा ये वाला कंसीडर करा जाएगा, ठीक। जैसे कि यहीं पर पल्स यदि हमारे पास यहाँ पर हमने टेंशन लगा रखा है स्ट्रिंग में, या फिर आप वर्टिकल समझ लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, ये हमने टेंशन करा तो इतना मास हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला होगा हमारे पास मास और लेंथ, ठीक है। तब जब इसमें वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी किसकी होती है, वेलोसिटी होती है वेव की, ठीक। ये वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी होती है, ये वेव की वेलोसिटी होती है, और इसको हम इक्वल करते हैं किसके, अंडर रूट ऑफ टी बाय एम अपॉन एल, ठीक। एम अपॉन एल जो होता है इसको हम म्यू से डिनोट कर देते हैं, जहाँ पर म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ, ये होता है म्यू की वैल्यू। यानी कि अगर म्यू लिखना हो तो मास लिखेंगे और कितने कितने लेंथ का मास लिख रहे हैं वो लिख देंगे, वो हमारा म्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो ये जो हमने आपको बताया ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लेकिन ये एक प्रकार से वेलोसिटी ऑफ वेव भी तो है, क्योंकि आप वेव को देख पा रहे हो कि वेव यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है
यहाँ से वेव हमारी चलनी स्टार्ट हुई और चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई। ठीक, कितने समय में पहुँची? ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के साथ साथ ये वेलोसिटी ऑफ वेव भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको, है ना। दूसरा टाइप हमने देखा था लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, ये दूसरा टाइप था हमारे पास। अब इसको जो हमने देखा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है? इसमें पार्टिकल मोशन, ठीक, एंड वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन मतलब वेव की प्रगति, मतलब जिस डायरेक्शन में वो बढ़ती है, ठीक, ये पैरेलल होते हैं। ठीक, वेव मोशन और वेव का प्रोपगेशन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या फिर एंटी पैरेलल होते हैं, या फिर एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक, तो ये हमारे हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपना साउंड वेव जो हमने आपको बताया था, साउंड वेव। ओके, अब भैया आ जाते हैं अपने सोनोमीटर पे और आपको हम बताते हैं कि सोनोमीटर होता क्या है। ओके, तो सोनोमीटर क्या होता है? सोनोमीटर एक सेटअप होता है, ठीक, जिसका हम एक सेटअप होता है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? कोई जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी हम देते हैं, यानी कि हमें फ्रिक्वेंसी मेजर करना होता है किसी चीज़ के, एक हमारे पास होता है ट्यूनिंग फॉर्क, इस प्रकार का होता है, इसे कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक, ये जो होता है ये मेटल का बना होता है, मेटल का बना होता है, और इसको हम यदि किसी से हीट कराते हैं, किसी से हैमर करते हैं, ठीक, हैमर करने के बाद इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ठीक, क्या क्रिएट होता है? वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो इसको किसी से टच कराते हैं, तो एक प्रकार से जैसे कि इसको हमने इसी सोनोमीटर के सेटअप से टच कराया, तो टच कराने के बाद इसमें एक स्ट्रिंग बंधी होती है, जिस वजह से उसमें एक वेव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं, तो इसमें ये जो वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन की कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक, तो इसी फ्रिक्वेंसी को नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ पहला करते हैं कि फ्रिक्वेंसी नापने के लिए, फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए। दूसरा हम अपने सोनोमीटर का यूज़ करते हैं कि एसी करंट की फ्रिक्वेंसी अपन नाप सकते हैं, एसी करंट की फ्रिक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। ठीक, और एक और होता है कि हम फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक, फ्रिक्वेंसी के साथ हम जो स्ट्रिंग होगी हमारे पास किसी भी मटेरियल की होगी, उसका टेंशन, उसमें जो भी हमने टेंशन क्रिएट करा होगा, और या फिर हो सकता है उस स्ट्रिंग का मास या फिर उस स्ट्रिंग का लेंथ को कंपैरिजन करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा सोनोमीटर होता है इसका यूज़ हम कर पाते हैं। तो जनरली इसमें जो सेटअप होता है, जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, उसमें जो हमने आपको बताया स्टैंडिंग वेव वही इसमें क्रिएट होता है। जो स्ट्रिंग इसमें बंधी होती है उसमें स्टैंडिंग वेव ही क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब चलते हैं इसका यूज़ हम, तो हाउ मेनी टाइप्स, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आपको यही बताया कि पहला वाला टाइप क्या था कि हम फ्रिक्वेंसी मेजर कर लें। ठीक, फ्रिक्वेंसी किसी का मेजर करें। दूसरा टाइप क्या होगा अपना कि एसी फ्रिक्वेंसी मेजर करें। ठीक है, और तीसरा टाइप यानी कि तीसरे तरीके से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि रिलेशन फाइंड कर लें। रिलेशन को फाइंड, क्या फाइंड तो हम ऐसे ही बता देंगे, बट इसको वेरीफाई, रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, आइए अभी बताते हैं, इनको डिटेल में चर्चा करते हैं कैसे इनको हम यूज़ करेंगे। तो पहला हमारे पास एक टाइप होगा जिसमें हम ये ध्यान देंगे और ये समझेंगे कि हम कैसे इसके माध्यम से अल्टरनेट करंट की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, कैसे हम अल्टरनेट करंट की फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो सेटअप कुछ इस प्रकार से होता है हमारे पास कि ये होता है हमारे पास एक लकड़ी का डिस्क,
इसमें हम ये 2 स्लाइडर को फिक्स कर रखे होते हैं, इनको फिक्स नहीं करते हैं, स्लाइड कर सकते हैं उस लकड़ी पर, इस प्रकार इनको रखे होते हैं, एक ये स्लाइडर, ठीक। और एक होता है हमारे पास मैग्नेट, अभी आपको बताएंगे कि इस मैग्नेट का यूज़ क्या होता है, आप पहले समझिए। और ये है हमारे पास एसी का सोर्स, जिसमें एसी निकलेगा, और ये है हमारे पास ट्रांसफार्मर, वो भी कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर में जो एसी करंट आती है उसका वोल्टेज हाई होता है, 250 के करीब में उसका वोल्टेज होता है, ठीक। तो इस वोल्टेज पर इसको मेजर करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसका हम वोल्टेज डाउन करके इस एक्सपेरिमेंट को कम खतरनाक बना करके हम इसका यूज़ करते हैं। बस यही काम होता है हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के यूज़ करने का, ठीक। और एक होता है हमारे पास सेटअप के रूप में ये मास, एक सेटअप के रूप में ये हमारे पास मास देखने को मिल जाता है, जो जिसकी वजह से हम टेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक। तो ये जो वायर हम यूज़ करते हैं, ये जो वायर यूज़ करते हैं, ये किसी न किसी मेटल का होता है, ठीक। ये वायर किसी न किसी मेटल की, आप ये सपोज़ करो कि हमारे पास 250 वोल्ट था, ठीक है, 250 वोल्ट का यहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन इस ट्रांसफार्मर की वजह से वोल्टेज कम होकर के कम वोल्ट हो गया, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया। कैसे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का एक्चुअल यूज़ क्या होता है कि जैसे ट्रांसफार्मर हमने नहीं लगाया, हमारे पास 250 वोल्ट है, तो उस पोजीशन पर ये हमें, है ना, इसका जो वैल्यू होगा, जो है मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू होगा, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हमने स्टेप डाउन के ट्रांसफार्मर के वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए तो काफ़ी ऊंचाई पर हमें देखने को मिलेगा एसी करंट, लेकिन यही करंट डाउन हो जाएगा, यही करंट का ये जो वोल्टेज मैक्सिमम है वो वोल्टेज मैक्सिमम डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यही काम होता है, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी वो सेम रहेगा, ठीक, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी सेम रहता है। तो यानी कि हम अगर इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लें, इसकी हमें फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी, तब हम इसकी भी फ्रिक्वेंसी बता पाएंगे, है ना। तो इस वजह से इसका हम वोल्टेज डाउन करके जो फ्रिक्वेंसी इस वोल्टेज डाउन वाली करंट की मेजर करते हैं, वही फ्रिक्वेंसी हमारे इस एसी करंट की भी होगी, ठीक है। तो ये देखो कि मान लेते हैं कि एसी का करंट यहाँ से फ्लो होना, एक मिनट, एसी का करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक, इधर फ्लो हुआ। एसी के करंट के बारे में आपको पता है कि यह करंट जो होता है वह एक सर्कल में एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है, ठीक। कोई वायर यदि होता है उसमें करंट हम फ्लो करवाते हैं आई, ठीक। तो इस करंट जो फ्लो करता है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, इस डायरेक्शन में जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, तो इस तरफ देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक। इस जगह पर देखेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि क्रॉस देखने को मिलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ठीक, अंदर से ऐसे, ये अंदर से निकल रही हैं बाहर की ओर, इस प्रकार आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। बट एसी में क्या होता है कि एसी करंट में क्या होता है कि एसी करंट में इस करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, ठीक, क्योंकि यह वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि जैसे कि ये हमारा वायर है, यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ पर लो वोल्टेज है, ठीक। तब यह हाई लो वोल्टेज ये फिक्स नहीं होता, ये हाई हो सकता है या फिर लो वोल्टेज, सॉरी लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज भी हो सकता है, या हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज भी हो सकता है, यानी कि इनकी डायरेक्शन जो होती है वो वेरिएबल होती है, ठीक, इनकी डायरेक्शन क्या होती है वह वेरिएबल होती है, और ठीक इनकी डायरेक्शन वेरिएबल होती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है चेंज होती रहती है। आपको या फिर आपने एक नियम पढ़ा होगा जो कि वह लॉ क्या है, लॉरेंज का लॉ, जैसे कि हमारे पास इन साइड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक, और करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो इस वायर पर फोर्स भी लगेगा, आपको पता है। जब इस वायर पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, कैसे निकालोगे आप, तो जो फोर्स का फार्मूला इस केस में होता है, इस पर जो फोर्स लगता है, ठीक, उसको हम डायरेक्शन बताने के लिए आपको बता रहे हैं, एफ बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी, ये होती है डायरेक्शन एल कैप क्रॉस बी कैप, ठीक। जब किसी का क्रॉस निकालते हैं तो वह जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। यानी कि अपने हम हैंड को इस प्रकार रखेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। हैंड में जो हमारा अंगूठा होगा उस अंगूठा को अंदर की साइड करेंगे, सॉरी, हैंड हम इस प्रकार रखेंगे, हैंड में जो हमारा पाम होगा, पाम हाथ का जो पाम होता है, जो हथेली होता है, उस हथेली को हम इन साइड रखेंगे, ठीक। ये हमारा हैंड है, हैंड की हथेली को इन साइड रखा, ठीक। तो ये होगा हमारा डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन होगा ये
ये हमारा डायरेक्शन दिखाएगा फोर्स का। ठीक, ये जो फोर्स का डायरेक्शन हम बता पा रहे हैं, यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज का लॉ, लॉरेंज लॉ। ठीक, इस लॉ को, लॉरेंज का नियम, इस नियम के अनुसार इस पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इससे डायरेक्शन ऊपर, इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन आप देखो कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रखें और करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, करंट इस तरफ फ्लो करवा दें, ठीक, तब ये जो करंट की डायरेक्शन होगी ये हमारी उंगलियों की डायरेक्शन है। ठीक, ये है हमारा हैंड और ये है हमारा उंगलियों की डायरेक्शन है, और अंगूठा हमारा इस तरफ नहीं बल्कि अब इस तरफ होगा, क्योंकि अंदर की तरफ हमारा हथेली होगा। हथेली को किस तरफ करना है, अंदर की तरफ करना है, तो ये जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है ये दिखा रहा है एल कैप की डायरेक्शन। एल कैप किसको लेते हैं, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि ठीक है, एल कैप किस में होता है, क्योंकि करंट तो एक प्रकार के इस ये कोई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इस वजह से हम एल कैप लेते हैं, लेंथ हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास एसी करंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास एसी करंट होता है वह एसी करंट एक सर्कल में पॉजिटिव होगा हाफ सर्कल, और उसका हाफ सर्कल नेगेटिव होगा। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट सर्कल पूरा करेंगे। ठीक, तो ये वाला सर्कल क्या हुआ, पॉजिटिव, ये वाला सर्कल हुआ नेगेटिव। ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वोल्टेज वर्सेस टाइम का। ठीक, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज चेंज कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल ही तो है एक प्रकार से। ठीक, यानी कि मतलब एक वायर है यदि हमारे पास, ठीक, इस वायर में इनिशियली हाफ सर्कल के लिए अगर हम बात करें, ठीक, तो हाफ सर्कल में इस वायर पर मान लेते हैं कि इस तरफ हाई वोल्टेज है, हाई पोटेंशियल है, और इस तरफ लो वोल्टेज है यानी कि लो पोटेंशियल। तब करंट किस तरफ फ्लो होगा, इस तरफ फ्लो होगा। ठीक, लेकिन नेक्स्ट हाफ सर्कल के लिए एसी करंट के केस में क्या होगा, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज हो जाएगा, और ये लो वोल्टेज है तो ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट। ठीक, तो अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक, तो हाफ सर्कल के लिए करंट पहले राइट साइड, फिर करंट लेफ्ट साइड। ठीक, करंट राइट साइड हुआ तो इस पर फोर्स लगा किस तरफ, इस वायर पर फोर्स लगा था ऊपर की तरफ, किस कारण से, जब मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, और इस पर जब इसका करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो इस वायर पर फोर्स लगा था नीचे की ओर, इस पर फोर्स कैसे लगा, ऊपर की ओर। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन साइड हो, इस प्लेन के इन साइड हो, ठीक, तब इस पर फोर्स अपर साइड लगेगा, और इस पर फोर्स डाउन के साइड में लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आपको एक टर्म बताते हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको पता है, फ्रीक्वेंसी होता है कोई भी हमारे पास यदि पीरियोडिक कर्व होता है तो उस कर्व का फ्रीक्वेंसी होती क्या है। जैसे कि हमारे पास ये कर्व है एक प्रकार से, ठीक है, तो ये कर्व आपको दिख रहा है कि इसके बाद ये बार बार रिपीट होगा। जैसे कि मैं फिर से बना के दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा बड़ा सा खींच के ऐसे, ठीक, और कर्व हमारा है इस प्रकार। तब इस कर्व में मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, ठीक, यहाँ से चले 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 और यहाँ तक हमारा एक सर्कल कंप्लीट हुआ। फिर आप देखेंगे कि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर एक सर्कल हमारा फिर रिपीट हुआ, एक राउंड हमारा फिर पूरा हुआ। ठीक, फिर यहाँ से चले आगे, फिर एक राउंड पूरा हुआ। ठीक, तो ये जो हमारे पास ग्राफ है कह सकते हैं ये बार बार रिपीट हो रही है। जब ये रिपीट हो रही है तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक, ये मान लेते हैं कि हमारा एसी करंट के लिए हमने बनाया है, एसी करंट में ये वोल्टेज है, ये वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने बनाया है। ठीक, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, है ना। जैसे कि हम एसी करंट में देखते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, कुछ हर्ट्ज है, जैसे कि 50 हर्ट्ज है इसकी फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज है। इसकी फ्रिक्वेंसी लेट कर लेते हैं कि 50 हर्ट्ज है। यदि इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, इसका मतलब ये होता है कि इन 1 सेकंड देयर इज 50 राउंड, देयर इज 50 राउंड, यानी कि 1 सेकंड में यह 50 राउंड पूरा करेगा। ये होता है फ्रिक्वेंसी का मतलब। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी हम क्या लिखें, ऐसे लिखना चाहें तो नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट इन 1 सेकंड। ठीक, और टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता है कि ये हमारा एक पीरियड होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो यह पीरियड पूरा होने में लगा समय हमारा होता है टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे
तो इसके लिए जो टाइम लगा वही टाइम पीरियड है, ठीक। तो टी समय में, टी टाइम में या फिर टी सेकंड में, टाइम पीरियड सेकंड में होगा, हम 1 सर्कल पूरा कर रहे हैं, 1 राउंड पूरा कर रहे हैं, ठीक। टी सेकंड में 1 राउंड हम पूरा कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने राउंड पूरा होंगे? 1/t राउंड, सही है। 1 सेकंड में 1/2 टी राउंड। और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी की एक्चुअल मीनिंग क्या लिखा है कि नंबर ऑफ राउंड इन 1 सेकंड, ठीक। हमारे हिसाब से 1 सेकंड में कितने राउंड पूरे होंगे? 1/t राउंड, ठीक। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में कितने राउंड, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से पहला इक्वेशन और जो लास्ट में हमने लिखा था, इन दोनों को कंपेयर करके फ्रीक्वेंसी को क्या हम 1/t के इक्वल लिख सकते हैं, राइट। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन, ठीक है। ये क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन। अब हम चलते हैं अपने सोनोमीटर के सिमुलेशन पर और आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं, आपको हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं कि हम कैसे सोनोमीटर के थ्रू अपने एसी करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप फोकस करिए। यहाँ पर सेटअप आपको दिखा देते हैं कि आपको ये दिख रहा है कि ये जो रखा हुआ है यह है मैग्नेट, ठीक। ये जो मैग्नेट है इसको हम कहते हैं, जो इस प्रकार का मैग्नेट आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार से आपको ये जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो घोड़ा नहीं होता, उस घोड़े का जो पैर जिस शेप का बना होता है, पैर में जिस शेप मतलब इसके पैर के तलवे में जो मेटल लगाया जाता है उस शेप का ये हमें मैग्नेट दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं हॉर्स शो हॉर्स शो मैग्नेट, ठीक। तो उससे इसको रिलेट करके कहा गया है कि ये उस प्रकार का मैग्नेट है, ठीक। और आपको यहाँ पर 2 स्लाइड से दिख रही होंगी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर-उधर, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि किस लेंथ पर यहाँ पर जो ऑसिलेशन होगा, ये जो वायर ऊपर नीचे आपको जाता हुआ दिख रहा है ऐसे, ये मैक्सिमम कब होगा, इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, ठीक। और यहाँ पर साथ ही आपको यहाँ पर मास दिख रहा होगा, ठीक। इस मास को भी हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मास हमें कम करना है तो इसको हम यहाँ पर, यहाँ से इसका हम मास कम कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये वाला है, इससे हम कर सकते हैं अपने मैग्नेट का क्षमता, यानी कि मैग्नेट कितना पावरफुल करना है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्षमता अगर हमें बढ़ानी है तो क्या करेंगे, ऐसे हम मैग्नेट इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं या फिर अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। उस हिसाब से इसका ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इससे हम, ये जो राइट वाला स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर, इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक। और यह वाला जो है, इससे जो लेफ्ट वाला स्लाइडर है, इससे इसको हम एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यह है एक प्रकार का ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर भी कौन सा ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन वाला। स्टेप डाउन वाले क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो एसी करंट आती है सप्लाई, उसका वोल्टेज कम करके यूज़ करना है ताकि वो खतरनाक ना रहे, ठीक है। जैसे टच भी हो जाए हमारी बॉडी में तो कोई विशेष हमें कोई इफेक्ट देखने को ना मिले, और कोई मतलब एक्सपेरिमेंट ईजिली हम कर सकें, इस वजह से हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं ताकि खतरा कोई इसमें विशेष ना रहे। बस इतना ही काम होता है हमारे ट्रांसफार्मर का। और 1 सेकंड। और ये हम कह सकते हैं कि हमारा सोर्स है जो कि हमें एसी सप्लाई देता है, ठीक। इस सोर्स से हमें एसी सप्लाई मिलता है, यहाँ से ये हमें एसी करंट फ्लो करवा करके देगा, ठीक है। अब हम इसको सेट करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये जो वायर है, यहाँ पर जो वायर है वो ऑसिलेट हो रहा है, और हम इसको एडजस्ट करेंगे कि फुल मैक्सिमम ऑसिलेशन इसका कब होगा। तो यहाँ से जो हमारा ये स्लाइडर है, ये जो हमारा कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम इधर थोड़ा सा एडजस्ट करके देखेंगे कि क्या इसमें कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है इसके ऑसिलेशन में या नहीं। तो देखिएगा, यहाँ से तो मास होता है तो इसको हम फुल ही करते हैं मास को। मास क्या क्या होता है कि ये जो मास लटका हुआ है नीचे की तरफ, ठीक, ये इस पर टेंशन क्रिएट करता है। तो मास आप जितना बढ़ाओगे, ठीक, तो नीचे की तरफ फोर्स ग्रेविटी वाला इस मास के कारण उतना ही बढ़ेगा, ठीक। कह सकते हैं इसका टेंशन, ग्रेविटी का फोर्स बढ़ेगा तो ये जो ऊपर की टेंशन लग रहा है वो भी बढ़ेगा फाइनली। तो मास बढ़ाने पर हमारा टेंशन भी बढ़ेगा। तो मास को हम मैक्सिमम रखते हैं ताकि टेंशन रहे, ठीक है। मास को हम चेंज नहीं करते हैं। हम थोड़ा स्लाइडर को चेंज करके देखते हैं कि कहाँ पर हमें एडजस्ट देखने को मिल रहा है, कहाँ पर हमें मैक्सिमम ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, थोड़ा सा हमने इसको, अब आप देख रहे हैं इसका ऑसिलेशन बढ़ा, राइट। और हल्का सा मूव करके देखते हैं,
अब इसका ऑसिलेशन एकदम से जा चुका है, यानी कि ऑसिलेट अब नहीं कर रहा है। तो दूर ले जाने पर इस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इसको हम पास ही ला करके देखते हैं और मैक्सिमम ऑसिलेशन पर इसको हम स्टॉप करते हैं। ऑसिलेशन देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, यहाँ पर अब डाउन हो चुका है। तो इसे फिर से यहाँ पर हमें लग रहा है कि ऑसिलेटिंग मैक्सिमम कर पा रहा है। ये जो राइट साइड वाला स्लाइडर है लकड़ी का जो रखा हुआ है, इसको भी हम स्लाइड करके देखते हैं कि इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। दूर ले जाने पर तो टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो पा रहा है, तो इसको पास ही लाते हैं। एक रस्सी ज़्यादा खींच रही है दूर लेके जाने पर, तो इसको पास ला करके देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है। और अब हमें लगता है कि ऑसिलेशन अब डाउन हो गया है। यहाँ पर हमें लगता है कि ऑसिलेशन यहाँ पर मैक्सिमम, राइट। तो अब यहाँ पर हमें एडजस्ट किया और हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर ऑसिलेशन में मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। यानी कि ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है आपको पता है? यहाँ पर मैक्सिमम ऑसिलेशन क्यों है? मैक्सिमम ऑसिलेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी हमारे एसी करंट की है, यानी कि करंट जो इसके थ्रू हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक, ये इस करंट की डायरेक्शन बदल भी रही है। एक बार इधर करंट जा रहा है, एक बार इधर करंट जा रहा है। तो जब करंट इधर की ओर जा रहा है, जब करंट हमारा राइट साइड जा रहा है, तब इस मैग्नेट के कारण मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट के कारण फोर्स इस पर ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये हमें ये जो स्ट्रिंग है वो ऊपर दिखाई दे रही है हमें, ठीक। और जब करंट की डायरेक्शन हाफ सर्कल पूरा होने के बाद बदलती है, तब इस पर फोर्स नीचे की ओर लगने लगता है, ठीक। ये मैक्सिमम आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इन दोनों का फ्रिक्वेंसी मैच कर रहा है। इस जगह पर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर गई, ठीक है। इन दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? मैच हो गई। यानी कि ये जो फोर्स लगने वाली फ्रिक्वेंसी है, यानी कि करंट की डायरेक्शन जब इस तरफ फ्लो हुई, ठीक है, तब इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगा। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ था, इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगा। यानी कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, इनकी इसके ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी है, ये जो आपको स्टैंडिंग वेव की तरह दिखाई दे रहा है। स्टैंडिंग वेव कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर नीचे जा रही है। ये वेव किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रही। फ्लो करती हुई वेव आपको ये नहीं दिखाई दे रही है। इस वेव में केवल आपको एक लूप दिखाई दे रहा है। एक लूप ये वाला है और एक लूप ये वाला है, ठीक। आपको यहाँ पर दो लूप दिखाई दे रहे हैं जो कि स्टैंडिंग वेव के हैं, ठीक। लेकिन जो वेव क्रिएट हुआ होगा इनिशियली, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ऊपर की तरफ फोर्स लगा तो इस पर वेव क्रिएट हुआ। वेव क्रिएट होने में इसने कितने लेंथ चला? λ/2, क्योंकि हम वेलोसिटी निकालने वाले हैं इस वेव की, ठीक। क्योंकि ये जो वेव क्रिएट हुआ, इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये मूव कर ही नहीं रहा, मूव कर रहा है। स्टैंडिंग वेव है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मूव नहीं करेगा। स्टैंडिंग वेव है, इसका मतलब ये हुआ इसकी नेट वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी नहीं बल्कि वेलोसिटी नेट जीरो है, ठीक। नेट यानी कि जितनी वेलोसिटी इसका पॉजिटिव की साइड होगा उतनी ही वेलोसिटी इसकी नेगेटिव की साइड होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेलोसिटी मिलकर के इसकी नेट वेलोसिटी को जीरो कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि आप ये समझो कि जब ये वायर ऊपर की तरफ गया, तब जो हमारा एसी सोर्स था, एसी सोर्स में जो हमने ये कर्व बना रखा था ऐसे, यानी कि हाफ पॉजिटिव वाले पार्ट में आप ये समझो कि ये वायर ऊपर की तरफ गया और हाफ नेगेटिव वाला पार्ट में ये वायर नीचे की तरफ आया। तो यानी कि इस वायर का एक ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। कब? एक सर्कल इसके पूरा होने में। यानी कि जितना टाइम इसको कंप्लीट होने में लगा उतना ही टाइम इसके एक ऑसिलेशन पूरा होने में भी लगा, ठीक है। तो जो वेव की वेलोसिटी होती है एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में, यानी कि ये जो वेलोसिटी वाला फंडा हमने बताया था कि पहली बार जब ऊपर की तरफ गया तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया तो इस लेंथ को हम क्या लिखेंगे? दोनों नोड के बीच में जो लेंथ होता है इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं λ/2 से, ठीक। फिर क्या हुआ कि वेलोसिटी इसका माइनस वाले डायरेक्शन में है, तो ये लेंथ फिर से कितना हो गया? λ/2 हो गया। यानी कि टोटल लेंथ चला कितना? अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ तो टोटल लेंथ चला कितना? λ/2 प्लस λ/2, ठीक है। अपन टोटल टाइम कितना हुआ? टाइम पीरियड के बराबर, यानी कि एक टाइम पीरियड में ये λ/2 प्लस λ/2 यानी कि λ/t लेंथ ट्रेवल किया इसने। ये वेलोसिटी किसकी आ गई? वेव की, ठीक। ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। लेकिन हमें टाइम पीरियड नहीं करना है, हमें एसी करंट की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो आप देखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, वो कितना निकल करके आया? λ/t, ठीक। वेलोसिटी ऑफ वेव को हम v मान लेते हैं, ठीक। तो v बराबर लैम्डा इंटू 1/t। 1/2 को हम क्या लिखेंगे? फ्रिक्वेंसी के बराबर, क्योंकि हमने पिछले पिछले आप मतलब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1/t किसके बराबर होगा? इसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा। तो यानी कि एसी सोर्स की ये फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे हम तो फ्रिक्वेंसी बराबर वेलोसिटी अपान लैम्डा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए ये हम इसको लैम्डा के टर्म्स में लिख रहे हैं, लेकिन हम लिखना चाह रहे हैं इसको एल के टर्म्स में। अब हम करेंगे क्या?
कि यहाँ के बीच की लेंथ जो भी होगा हमारे वायर को, इसका हम एल लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये भी समझो कि इस लेंथ को हमने क्या माना था, इसका जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक जाने में λ/2 था, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं L = λ/2, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2L के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और वेलोसिटी ऑफ वेव तो एक्सपेरिमेंटली निकाला था, वेव की वेलोसिटी वो कितनी थी, √T/μ, जो कि हमने आपको पहले बता रखा है। तब इन दोनों इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वो बराबर होगा किसके, वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी की वैल्यू होगा √T/μ अपान लैम्डा की वैल्यू कितना, 2L, ठीक। यानी कि ये जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारे एसी सोर्स की। तो इस प्रकार से जो हमारा एसी सोर्स है उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं इस सोनोमीटर के थ्रू। तो आइए अपने बोर्ड पे वापस चलते हैं। यही सोनोमीटर की वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी हमारी हुई लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, टोटल लेंथ, ठीक, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स कितने हो जाएगी फिर, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब वेलोसिटी कितना हमारा निकल करके आया था, √T/μ अपॉन लैम्डा, यानी कि 2L, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/2L √T/μ, ठीक। ये क्या हुआ, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी। अब इसको निकालोगे कैसे आप, अब देखो ये जितने भी यूनिट हमारे पास एक्स्ट्रा में हैं, जितने भी यूनिट हमारे पास एक्स्ट्रा में हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2L √T/μ, तो यहाँ पर हमें सबकी वैल्यू पता होगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एल का भी लेंथ पता होगा, टाइम पीरियड भी पता होगा, और म्यू की वैल्यू भी पता होगी, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। यहाँ पर जो लेंथ होगा, लेंथ किस वायर का हम कंसीडर करेंगे, लेंथ हमारे वायर का होगा इसके बीच का जो वायर है, इसके बीच का यहाँ का जो वायर है, इसके बीच का लेंथ जो भी होगा, ये दो हमारे स्लाइड जो रखे हुए हैं, इस स्लाइड के बीच का लेंथ और इस स्लाइड के बीच के जो वायर है उसका मास हम कंसीडर करेंगे, ठीक। ये लेंथ क्या होता है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर बिटवीन टू स्लाइडर, ठीक। एम क्या होगा, मास ऑफ वायर बिटवीन टू स्लाइडर, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से एक्सपेरिमेंटली हम एसी करंट की फ्रीक्वेंसी बता पाएंगे। तो पहला हमारा हो गया कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा यूज़, जिसे हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सॉरी, जिससे जिससे हम रिलेशन फाइंड करेंगे किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और मास के बीच में, ठीक। तब ये रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें रखना होगा रिलेशन फाइंड करने के लिए, यहाँ पर इसे टच करा के रखना होगा एक ऑसिलेटर बॉक्स आता है, जो कि क्या करेगा, वो इस स्ट्रिंग को बार बार ऑसिलेट कराएगा। तो ये जो ऑसिलेटर होगी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी हम वेरी करा सकते हैं, ठीक। हम अपने अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, जैसा चाहें उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमें एक ऑसिलेटर रखना होगा, और यहाँ पर मास है, ठीक, जिससे हम टेंशन को क्रिएट करेंगे इस लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी निकल करके क्या आई थी, जैसे हम इस पर फ्रीक्वेंसी कोई क्रिएट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी हमने क्रिएट करा और इन दोनों स्लाइडर के बीच में हमें इस तरह के लूप देखने को मिला, ठीक। यदि इस स्लाइडर के बीच में हमें ये इस तरह के लूप देखने को मिला, तब हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फिर वही बात हमारा फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ वेव, इस वेव की जो भी वेलोसिटी है, ठीक है, इनटू टोटल लेंथ, जो कि किसके बराबर, लैम्डा के, ठीक। टोटल लेंथ यानी कि इधर λ/2, इधर भी λ/2, टोटल लेंथ कितना हो गया, लैम्डा हो गया, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ इज टू वही हमारा एज इट इज निकल करके ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारे वेव की भी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी जो हमने पहले एसी का निकाला था, एक्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी हमें उसी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकल करके आएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस बार हमें पता होगी, फ्रीक्वेंसी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी और मास का रिलेशन, अब बता दें। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना निकल करके आया था, 1/2L √T/μ, ठीक। हमें रिलेशन किसके बीच में फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एंड मास, तो समझिएगा एफ बराबर क्या आया, 1/2L √T/μ की वैल्यू कितना हो जाएगा, m/L, ठीक। अब यदि हमें रिलेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी और मास को, तो इस जगह पर लेंथ को फिक्स करना होगा और टेंशन को फिक्स करना होगा, ठीक।
लेंथ और टेंशन इनको फिक्स रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम समझिएगा। पहली बार फर्स्ट स्टेप में मास हम m1 लेंगे और इस वायर की फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे ताकि मैक्सिमम अपना एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम लूप हमें दिखाई दे, मैक्सिमम रेंज का लूप हमें दिखाई दे, यानी कि इस लूप का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। ठीक, तो वैसे उस जगह पर फ्रिक्वेंसी को हम सेट करेंगे। मान लीजिए जो हमने सेट किया फ्रिक्वेंसी, तो वो फ्रिक्वेंसी f1 आ गया। ठीक, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर आप ये सोचिए, यहाँ पर आप ये सोचिए कि अगर हमने लेंथ को भी फिक्स करा और टेंशन को भी फिक्स करा तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/√m के। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, हो जाएगी ना। हाँ जी, तो इसे हम अब प्रूफ क्या करना है बताते हैं। m1 मास रखा तो f1 फ्रिक्वेंसी पर ये मैच किया, हमने मास को बदला, सेकंड स्टेप में मास को चेंज किया। ठीक, m2 मास रखा तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मैच करी f2। ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √1/√m के, तो यहाँ पर अगर मैं पहले के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखूँ तो f1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/√m1 के, और f2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/√m2 के। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं f1/f2, ठीक, बराबर m2/m1। ठीक, अब आप ये हमें आप ध्यान दीजिए कि m1 की वैल्यू भी हमें पता होगी और जो फ्रिक्वेंसी पर सेट करेंगे इसकी वैल्यू भी हमें पता होगी, m2 की वैल्यू भी पता होगी, f2 की वैल्यू भी पता होगी। यदि हमें सब वैल्यू पता है और इस प्रकार हम इनकी रीडिंग लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनकी दो अलग अलग रीडिंग लेकर के इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये प्रूफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्रूफ होती हुई नजर आएगी, जिस वजह से हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे कि ये जो फोकस ये जो फ्रिक्वेंसी है इसकी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ पाए? क्योंकि हमें ये दोनों पता होंगे, बस हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ये प्रूफ करना होगा। बस वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि वैल्यूज हमें सारी पता होंगी, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी है इसके पास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा हम कौन सा रिलेशन फाइंड करेंगे, दूसरा देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन। ठीक है, तो हमारा फ्रिक्वेंसी कितना निकल कर के आया, 1/2L√T/μ के प्लेस पर m × L। अब फ्रिक्वेंसी और लेंथ के बीच में हमें फाइंड करना है, तो टेंशन को और मास को फिक्स करेंगे, इनको फिक्स ही रखेंगे। ठीक, और लेंथ को वेरी करेंगे। ठीक, लेंथ वेरी करेंगे तो फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग सेट होगा, फ्रिक्वेंसी भी वेरी करेगी। ठीक, हमने फिक्स क्या रखा, टेंशन और मास को, तो फ्रिक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/L × √L। ठीक, यानी कि फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/√L। यानी कि यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कि फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे। ठीक, फिर स्लाइड करके फ्रिक्वेंसी हमने चेंज किया, फ्रिक्वेंसी f1 रखा, तो हमने इसको ऐसे जो स्लाइडर थे दोनों उनको हम स्लाइड करेंगे, जहाँ पर सेट हो जाए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपना शो करने लगे, तो वही लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√L1। ठीक, फिर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे f2, इसको स्लाइड करेंगे इधर उधर, मान लेते हैं हमारा जो लेंथ है वायर का, जो स्लाइडर को स्लाइड करने पर हमारा लेंथ L2 पर मिला। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो हमारे पास इक्वेशन आएंगे, f1 L1 और f2 L2 ये दोनों पता होंगे, तब f1/f2 बराबर हमें प्रूफ करना होगा L2/L1। ठीक, सारी वैल्यूज आपको पता होंगी, वह रखो, प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसे प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और तीसरा एक है जिसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी एंड टेंशन, जैसे हम फ्रिक्वेंसी एंड टेंशन के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, f बराबर 1/2L √T/m × L। ठीक है, ओके, हमें किसके बीच में देखना है, फ्रिक्वेंसी और टेंशन के बीच में, तो यहाँ पर लेंथ को और मास को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक, लेंथ और मास को हमने फिक्स किया तो फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी √T के। ठीक, तो यहाँ पर भी दो हम फ्रिक्वेंसी अलग अलग सेट करेंगे और मास को भी चेंज करेंगे, देखेंगे कहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा दिख रहा है, तो मान लेते हैं पहले पर f1 फ्रिक्वेंसी किया और हमें लेंथ T1 टेंशन हमें क्रिएट करना पड़ा, f2 फ्रिक्वेंसी लिया। इस बार हम स्लाइडर को स्लाइड नहीं करें, मतलब f2 जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट करेंगे तो टेंशन हमें T2 मान लेते हैं, यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तब यहाँ पर f1/f2 बराबर √T1/T2 प्रूव करना पड़ेगा उस सोनोमीटर से। ठीक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, और थर्ड यूज इसका आ जाता है कि इस जो ट्यूनिंग फॉर्क है
यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क एक मेटल का बना होता है, ये हुआ अपना मेटल। इस मेटल को क्या करते हैं कि इस मेटल से हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन। ठीक, जब इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो इसी वाइब्रेशन को क्रिएट होने के बाद इस पर टच करेंगे तब इसमें हमें वेव दिखाई देगी। ठीक, टच कराने के बाद ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही वेव हमें दिखाई दे, इसे हम टच कराएंगे तब इसको स्लाइड करके देखेंगे इधर उधर कि कहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड हमें मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। ठीक, और जैसे ही हमें एक लूप का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने को मिलेगा फिर वही हम फंडा लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर कितना चला। इधर वेव चला हमारा λ/2 और वेव इधर चला λ/2, तो टोटल लेंथ कितना हो गया λ/2 प्लस λ/2 अपान इसका टाइम पीरियड हो गया t। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो ये जो फ्रिक्वेंसी होगी इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब क्या, जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी मैच हो गई। ठीक, फ्रिक्वेंसी मैच यानी कि हम अगर वेव की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी होगी वेव की, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव बराबर होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क की। ठीक, तो इस जगह पर दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर होगी, यानी कि वेव की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो वही फ्रिक्वेंसी हमें ट्यूनिंग फॉर्क की देखने को मिलेगी। कब, जब हम इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर फिक्स करेंगे, जैसे हमने आपको प्रीवियस फिक्स करके दिखाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या निकल करके आएगा, फ्रिक्वेंसी बराबर वेलोसिटी बाय लैम्डा। अब क्या है कि यहाँ पर λ/2 जो होगा वो एल के बराबर होगा, एल यानी कि क्या, इस वायर का लेंथ, इसके बीच का, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2L के बराबर हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी यहाँ पर भी जो हमने प्रीवियस बताया वही निकल करके आएगा 1/2L √T/μ। ठीक, तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ये क्या होगा, फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, फॉर्क की। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे स्लाइडर हैं इन दोनों के बीच में, उनके बीच में वेव एक ही बने, एक से अधिक वेव भी बन सकते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार, जैसे कि हमारे पास ये दो स्लाइडर हैं, इन दो स्लाइडर के बीच में हो सकता है कि वेव एक से ज़्यादा बन जाए ऐसे। तो जब वेव एक से ज़्यादा इस तरीके से बनते हुए हमें दिखाई देंगे तब हम कैसे निकालेंगे, जरूरी थोड़ी है कि हमने यदि इसमें वाइब्रेशन क्रिएट किया और रखने के बाद स्लाइड करने पर इसमें इसके बीच एक ही वेव दिखाई दे, एक ही लूप दिखाई दे, एक से ज़्यादा लूप भी हो सकते हैं। तो एक लूप के लिए टोटल लेंथ कितना हुआ लैम्डा, इसके लिए टोटल लेंथ कितना हुआ लैम्डा, इसके लिए टोटल लेंथ कितना हुआ लैम्डा। ठीक, इसको कंप्लीट करने में, पहले लूप को कंप्लीट करने में टाइम पीरियड मान लेते हैं टी लगा, इसको टाइम पीरियड टी लगा, इसको टाइम पीरियड टी लगा, तो वेलोसिटी लिखना चाहें कितना 3λ/3t, यानी कि λ/t। यानी कि कोई भी हमारे पास पेरियोडिक वेव होती है या फिर पेरियोडिक वेव होती है और वेव की हमें वेलोसिटी निकालना होता है, तो वेव की वेलोसिटी हमेशा λ/t ही होती है। ठीक, जरूरी नहीं है कि हर लूप के वेलोसिटी को ही कंसीडर करें, एक लूप की अगर वेलोसिटी को भी कंसीडर कर लें क्योंकि वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक की वेलोसिटी निकालेंगे वही वेलोसिटी हर लूप की होगी। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया λ/t, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाई लैम्डा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब वायर का लेंथ ये होगा। ठीक, तो L इक्वल टू 3λ के बराबर होगा। सॉरी, ये हमने टोटल लेंथ मेजर किया है ना, जाने में फिर आने में, जाने में फिर आने में, जाने में और फिर आने में, है ना। बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो λ/2 ही होगा, ये λ/2, ये λ/2, है ना। यानी कि L की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 टाइम्स λ/2 आएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2L/3 आ जाएगी। ठीक है, इसको इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी हमारा कितना था v/λ, v के है √T/μ, ये v की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू कितना आया 2L/3, 2L/3 यानी कि 3/2L √T/μ। ये क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। कब, जब 3 लूप्स बन रहे हों, जब 3 लूप्स हों, यदि लूप्स 3 से ज़्यादा हों, 4 5 हो तो, 4 लूप्स हो तो, यदि 4 लूप्स हों तो ये जो 3 लिखा है इसकी जगह 4 कर दीजिए आप, तो फ्रिक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा 4/2L √T/μ। ठीक, 4 लूप्स के लिए है, और यदि हमें लूप्स मान लेते हैं कि हमें n
नंबर ऑफ लूप्स देखने को मिले। जब हमें n नंबर ऑफ लूप्स देखने को मिलेंगे तब फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा, n/2L अंडर रूट ऑफ T/μ। ये हो गया जनरल फार्मूला, कितने भी लूप हमें देखने को मिल जाए, ठीक, n मिलेंगे, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, तो उसके लिए जनरल फार्मूला हमारा ये हो गया कि हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं इनके बीच में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।